दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। आज हम चर्चा करते हैं आपके साथ राजपुरा की कानून व्यवस्था पर। राजपुरा में अब जो छोटी मोटी चोरियां हैं उसकी तादाद में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले शुरुआत होती थी, अब भी है कहीं कहीं, कि किसी की दीवार फांद के साइकिल उठा लेना, सिलेंडर उठा लेना। और अब यहाँ तक ये हो गया कि कुछ दिन पहले किसी की आंखों में मिर्च डाल के लैपटॉप उसका छीन लिया। मोबाइल स्नैचिंग आम बात हो गई है। बाइक काइनेटिक चोरी होना कोई ख़ास बात नहीं चोरों के लिए। क्यों ख़ास बात है? जब किसी का कोई कुछ चोरी होता है तो सबसे पहले वो रास्ता कहाँ का देखता है? पुलिस स्टेशन का, जो उसके एरिया में आता है, वहाँ जाता है। उसकी बात सुनते हैं और एक मुंशी जो हैं जिनकी ड्यूटी है ये नोट करना कंप्लेंट, वो एक कागज़ उठाते हैं सफ़ेद, उस पर लिखते हैं आपसे पूछा जाएगा कुछ, वो उस पर लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में और आपके ऑटोग्राफ ले लिए जाते हैं। आपको कहा जाएगा कि हम वहाँ पे दौरा करें। तो वो दौरा कभी होता है, वो देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई हैवी वेट है, नहीं तो आम बंदे के तो दौरा भी नहीं होता। तो उस एप्लीकेशन की कॉपी नहीं दी जाती आपको। आप मांगेंगे तो भी नहीं दी जाएगी, नहीं हम नहीं दे सकते जी ये। तो अल्टीमेटली हर एक इंसान पहले तो अब अवॉइड करता है जाने को, भी चल 10 20 50 हज़ार की बात है, मिलना तो है नहीं। कुछ लोग चले जाते हैं, वो के सामने जो आपको बताया वही कुछ होता है। ऐसे ही आपको एक किस्सा, एक दिन एक सज्जन कहीं से बाहर से खाना खा के आए, 11 साढ़े 11 रात की बात थी। उनके घर के पास एक पुराना स्कूटर बिना नंबर प्लेट के खड़ा था। वो सज्जन सीधा ही पुलिस स्टेशन चले गए। वहाँ दरवाज़ा बंद, खटखटाया। एक सज्जन निकले वर्दी में, हाँ जी बोलो क्या काम है जी? ये काम है जी। अंदर चले गए। अंदर देखा कि वर्दी में सज्जन सोए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से वह उठे, क्या बात है जी? उनको बताया गया फिर ये बात है जी। कहते जी अच्छा अपना नाम बताओ, मोबाइल नंबर बताओ। बता दिया। तो अब तो नहीं हम जा सकते, अब सुबह कल चक्कर लगाएंगे। ये हमने कहा उसमें बम हो गया, बम हुआ तो ब्लास्ट हो गया तो उसमें तो क्या आना था। फिर वो सुबह कभी नहीं आई। आज तक उनके दर्शन उस सज्जन को नहीं हुए। जब ये कानून व्यवस्था है, पहले चोरियां शुरू हुई छोटी मोटी, साइकिल चोरी हो गया, सिलेंडर चोरी हो गया। अब धीरे धीरे जब चोरों ने देखा, ये लोग देखते हैं कि कोई एक्शन तो है नहीं हम पे, कोई पकड़ा भी जाता है थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है, तो फिर थोड़ी बड़ी चोरियां शुरू हो गई। लैपटॉप चला गया, मोबाइल आजकल कॉस्टली हैं, वो चला गया, छीन लिया गया। मोटरसाइकिल, काइनेटिक, ये सब होने लग गया अब। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी तरफ से पुलिस प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं। एक और घटना जो दर्दनाक ढंग से जिसको अंजाम दिया गया, एक डॉक्टर दिनेश कुमार हैं जो थे, मतलब जग्गी कॉलोनी में राजपुरा में रहने वाले, उनका कुछ अज्ञात लोगों ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जख्मी हालत में वो दुकान पे पाए गए।
फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और चंडीगढ़ जाते हुए शायद उनकी डेथ हो गई। इस बात को तकरीबन 25 दिन के आसपास हो गए होंगे, लेकिन आज तक पुलिस जो है उन अज्ञात लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो लोग कौन थे। अभी बीते दिनों कुछ दिन पहले उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली पुलिस को, उसमें ये पाया गया कि गन से मर्डर हुआ है, यानी कि गन से गोली चलाई तो मर्डर हुआ है। कुछ चैनल वालों ने लिखा ये कि शायद ऐसा हुआ है, पुलिस प्रशासन इसका कंफर्म नहीं कर रहा कुछ भी, लेकिन हम आप तक ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक पहुंचा रहे हैं कि गन यूज़ की गई मर्डर के लिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। और ये हमारा सोर्स जो है बिल्कुल जो उस फैमिली के बहुत क्लोज हैं वो जानकर सोता है। तो आज तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। ये है हमारी कानून व्यवस्था। क्या होना चाहिए इसकी चर्चा करने से पहले हम एक और चर्चा करेंगे, आपसे शेयर करते हैं बात कि बसेरा प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा हम आपसे कई बार कर चुके हैं पहले भी। बसेरा प्रोजेक्ट में आज भी ये हालात हैं, उसका फेट क्या होगा? 29 करोड़ फिलहाल तो डूबा हुआ है। फेट क्या होगा ये अभी तक कोई भी ऑफिसर या नेता किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। प्रपोजल चलती रहती है, कई बार कहते हैं प्राइवेट डेवलपर को दे दो, कोई कहता है कि इसको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में डाल के अलॉट कर दो, जबकि सेंटर से ऑलरेडी फंडिंग हो चुकी है स्लम स्कीम में 8.23 करोड़ 80%, यानी कि जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट थी। तो ये सब क्या होगा ये मालूम नहीं। फिलहाल 29 करोड़ रुपया डूबा हुआ है। लेकिन सबसे गलत बात, शर्मनाक बात ये है कि सबकी जानकारी में होने के बावजूद भी आज भी वहाँ पे सरेआम दिन दिहाड़े चोरियाँ हो रही हैं। जो सेमी कंप्लीट पोजीशन में फ्लैट तैयार थे उनके दरवाजे चोरी हो रहे हैं और काफ़ी हद तक हो भी चुके हैं। खिड़कियाँ चोरी हो रही हैं, ग्रिल चोरी हो रही है, उसको नहीं रोका जा रहा और हर एक के नोटिस में आई। जब डिप्टी कमिश्नर यहाँ आई थी, विधायिका लीना मित्तल भी साथ थे, वो इनकी तरफ से इस बारे में स्टेटमेंट नहीं आई, कुछ एक्शन नहीं सामने आया। दूसरी बात, 35 परिवार जो वहाँ पे गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं वो सालों से लगातार बिजली की चोरी कर रहे हैं और लगभग सबके घर में एसी है और एलईडी है। एक्सियन, पीएसपीसीएल, पीएफसी दिखाते हैं। एसडीओ पीएसपीसीएल जो इसके इंचार्ज हैं बिजली चोरी पकड़ने के, वो कहते हैं हम जाते हैं, वो तारे ले आते हैं, वो फिर जोड़ लेते हैं, हम बेबस हैं। जब एक्शन, एसडीओ बेबस हैं चोरी रोकने में, तो आप जॉब में किस लिए हो? जब आपके सामने खजाना लूट रहा है सरकारी, तो आप क्यों बैठे हो अपनी कुर्सियों पे? आप एसी चैम्बर का एंजॉय करते हो, लाखों की सैलरी पाते हो और बेबस हो, जबकि कानून आपके साथ है। लेकिन नहीं, चोरी लगातार जारी है और ये लोग स्लम स्कीम का नाम देते हैं, लेकिन आप वहाँ कभी जाइए देखिए कि लगभग सबके घर में एयर कंडीशनड है, एलईडी। तीसरी बात, म्यूनिसिपल काउंसिल राज पर है यहाँ, एक आप जानते हैं, एक होता है, हर एक ऑफिस में होता है, घर में भी अगर अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी। एक होता है चल संपत्ति
एक अचल संपत्ति। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स यानी कि कैश, फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ कि जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्टिबल हो जाए, ये है चल संपत्ति, करंट एसेट्स। उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम जो चर्चा का हमारा विषय है अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति मान लो किसी निवासी के पास कार है, मकान है, तो वह उसके लिए अचल संपत्ति है। ऐसे ही किसी भी बिजनेस उसके लिए उसकी जो अचल संपत्ति है, उसकी मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ऐसा कुछ सब कुछ उसमें आता है। किसी के पास व्हीकल्स भी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज है, जैसे म्यूनसिपैलिटी के पास हैं, कारें हैं, तो ये उसमें आता है अचल संपत्ति में। एक स्टेज के बाद ये सारी आइटम जो है अचल संपत्ति की अनसर्विसेबल हो जाती हैं, किसी यूज़ की नहीं रहती। उसके बाद इसको ऑक्शन में बेचा जाता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि म्यूनसिपैलिटी राजपुरा ने, म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा ने पिछले 18 से लेकर 20 साल के अंदर इस अनसर्विसेबल स्टॉक की ऑक्शन नहीं की। और उसमें मशीनरी है, उसमें कारें हैं, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, ऐसा कुछ है, बाकी सामान और भी है। तो अब आप सोचिए, आपके पास एक कार है पुरानी, तो खड़ी है आपके पास कि कोई अच्छा रेट मिलेगा, बेचेंगे, उसकी कीमत 1 लाख है। आप उसको 1 साल खड़ा रखते हैं, तो क्या कीमत ज़्यादा होगी? नहीं होगी ना। उसकी कीमत कम होगी, 75,000 भी रह सकती है, 50,000 भी रह सकती है, ये हालात पे डिपेंड करता है। सेम पोजीशन म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो है जितना भी स्टॉक है, जितने सालों से पड़ा है, खास करके व्हीकल्स, मशीनें, ये सब कुछ, उसकी वैल्यू जो है वो ओवर द पीरियड कम होती जाती है। तो आप सोच लीजिए 18 से 20 साल जहाँ पे ऑक्शन ना हुई हो, उसकी कीमत कितनी घट गई होगी, कितना सरकारी खजाने को चूना लगा होगा। आप ये सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि करोड़ों का सामान वहाँ जाता है। तो 18 से 20 साल ऑप्शन क्यों नहीं होता, उसका भी कारण आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई सिस्टम नॉर्म्स से काम नहीं होता। पारदर्शिता नाम की चीज़ नहीं है कोई भी म्यूनसिपैलिटी के अंदर। कितनी बार बिजनेस मीटिंग के एजेंडे में ये बात चली कि इसको ऑप्शन कराया है, लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैयार नहीं होता, क्योंकि कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन नहीं है। इसके अलावा जिसका जी चाहता है, चाहे वो नेता हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, वो वहाँ से इशू करा देते हैं सामान को पब्लिक। इसलिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके ऑप्शन के लिए तैयार नहीं होता। अभी 24/5/2023 को फिर से एजेंडे में आया। अब देखेंगे कि क्या उसमें प्रोग्रेस होती है, ट्रैक रखेंगे उस पर क्या होता है। एक और बात कि कैसे एक सरकारी दफ्तर म्यूनसिपैलिटी जैसा काम कर रहा है, इनके लिए नियम कानून कुछ भी नहीं है। सरकारी खजाने को चूना लग जाएगा, सब एक दूसरे को बचाने में लग जाएंगे। इनके कई केसेस चलते हैं म्यूनसिपैलिटी के। एक इंस्टेंस हमारे नोटिस में आया कि म्यूनसिपैलिटी के किसी को भी ऑफिसर को ये नहीं पता कि ये कोई केस भी चल रहा है म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ, तो ये प्रेजेंट नहीं होते थे इस वजह से कोर्ट में। एक स्टेज पे आके ये म्यूनसिपैलिटी ने लगाया था शायद, एक स्टेज पे आके माननीय जज इसको एक्स पार्टी करने लगे थे। अचानक इन्हें पता चला तो वकील ने मेहनत की, तो ये एक्स पार्टी टूटी।
अगर ये एक्स पार्टी ना टूटती, जज अपना फैसला दे देते, तो उसमें लाखों करोड़ों जो भी इन्वॉल्व होती अमाउंट, उसका नुकसान हो सकता था। इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। क्या इनके पास एक रजिस्टर नहीं होना चाहिए, सूट फाइल रजिस्टर, जो डिक्री हो केस और डिक्री अकाउंट रजिस्टर नहीं होना चाहिए? सूट फाइल में टोटल डिटेल हो, वकील कौन है, किसके साथ ये केस है, डेट कौन सी है अब इसकी, नेक्स्ट डेट कौन सी है, जो पिछली डेट को वकील हाजिर हुआ वहाँ जज साहब ने क्या ऑर्डर पास किए, ये सब उसमें डिटेल आनी चाहिए। और ये डायरी बन जाएगी एक। डायरी जब देखेंगे डेट वाइज तो आपको पता लगेगा ये केस है हमारा कोर्ट में, आज हमें जाना है वहाँ पे। डिक्री का इसलिए होना चाहिए साथ ही क्योंकि डिक्री जब हो जाता है उसके फिक्स्ड पीरियड में एग्जीक्यूशन फाइल करनी होती है, जो म्यूनसिपैलिटी की फेवर में डिक्री हो गई, तो ये और भी ज़रूरी है कि डिक्री रजिस्टर भी होना चाहिए। लेकिन आप म्यूनसिपैलिटी के किसी भी, बाकी शहरों का हम नहीं कह सकते, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तभी ये हालात हैं। ये है व्यवस्था, कैसे सरकारी जो ऑफिस हैं हमारे काम कर रहे हैं। वो सही कहें तो कहते हैं, कहावत है मशहूर कि परमात्मा के सहारे चल रहा है, तो वाकई ये परमात्मा के सहारे चल रहे हैं, खुदा को मानने वाले बंदे हैं। अब आइए, किसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए? पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल और साथ ही म्यूनसिपल काउंसलर्स भी। म्यूनसिपैलिटी एक्ट में एक जगह लिखा है कि जब भी इलेक्टेड म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, बन जाएगी, तो म्यूनसिपैलिटी के सारे एम्प्लॉइज उस काउंसिल के एम्प्लॉय हो जाएंगे। काम सबको वही करना है जो डिफाइंड है उनके लिए, वो सारे के सारे इलेक्टेड काउंसिल के एम्प्लॉय माने जाएंगे। कोई ध्यान नहीं दे रहा, ईओ साहब ने ध्यान नहीं दिया, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल ने ध्यान नहीं दिया, जो भी आया आज तक। अब इनके ऊपर है एमएलए राजपुरा। बजाय इसके कि आप कहीं रिपेयर होनी है, कोई पाइप डलना है, सीवरेज बोर्ड ने डालना है, उसके वहाँ पहुँचो, देखो कि शुरू कराना है काम और आपके जाने से शुरू हो, तो उससे अच्छा है कि जो खजाना लुटने से बच सकता है उसको क्यों ना बचाया जाए। बसेरा प्रोजेक्ट में लगातार खजाना लूट रहा है, आपको बता दिया। ऑक्शन ही म्यूनसिपैलिटी की अनसर्विसेबल स्टॉक की खजाना लूट रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बाकी जो सिस्टम नॉर्म्स, जो केस सूट फाइल्ड केसेस हैं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से इनको पता नहीं चलता कि कोई केस भी है ऐसा जिसकी डेट है अभी, कल, आज या कभी भी, जिसकी वजह से एक्सपार्टी हो के फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो विधायिका जी को ये चाहिए देखना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर एक मीटिंग में भी होती हैं, और उन्होंने स्पेशली एक कोऑर्डिनेटर बिठा रखा है, एमएलए कोऑर्डिनेटर नाम से, डीएस कक्कड़ है एक। तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो ये देखें कि जो भी ये सिस्टम नॉर्म्स है वो फॉलो हो रहे हैं? और फिर तो खास करके डीएस कक्कड़ अपने आप को पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हैं, क्यों नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती फिर एमएलए कोऑर्डिनेटर की, जब इतने सारे लैप्सेज हैं इसमें, जिसमें कई खजाना लुट चुका है, अनसर्विसेबल स्टॉक जो ऑप्शन नहीं हुआ, जिससे फिक्स एसेट की कीमतों में कमी आई। बसेरा प्रोजेक्ट में 1.5 साल से आप लोग पावर में हो, पहले भी होता रहा कांग्रेस के टाइम में, वो उसकी जिम्मेवारी जरूर लें,
ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक की है, लेकिन 1.5 साल से आम आदमी पार्टी है, एमएलए राजपुरा है, तो शेरा प्रोजेक्ट आज भी लुट रहा है, क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? तो जो रोल अदा होना चाहिए, करना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आता। सामने जो दिखता है वो कुछ और बोल रहे हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर से एक मुद्दा। बड़ी देर से, कई दिन से हम आपको कह रहे हैं ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपल काउंसिलर्स, क्या कहता है इसके बारे में कानून, वो आप सुन के भी हैरान रह जाएंगे कि सोचेंगे ये इनको काम दिए गए हैं और ये करते क्या हैं। पूरी डिटेल, पूरी चर्चा, पूरी एक रिसर्च के साथ आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।